हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, तो हम लोग सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, उस कोशिका का उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। पहला है बाइनरी विखंडन, दूसरा है दोहरी विखंडन, तीसरा है बहु विखंडन और चौथा है एकल विखंडन। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी विखंडन। ठीक है, क्या हो जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, बाइनरी विखंडन हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या होता है, कोई एकल कोशिका जो है स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो बाइनरी विखंडन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, बाइनरी विखंडन क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का नाम है जिसमें क्या होता है, एकल कोशिका स्वयं दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। रिक्तियां, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। रिक्तियां, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या कोशिका। तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, वसा या लिपिड। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, वसा या लिपिड। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। एटीपी, पाइरूवेट, ग्लूकोज, एडीपी। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। एटीपी, पाइरूवेट, ग्लूकोज, एडीपी। तो इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। क्या हो जाएगा, एटीपी। एटीपी क्या है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। डैश कोशिका की एक कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। टेलोपोज,
टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक। लवक। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? लवक। लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक क्या है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। डैश को किसको या डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव्य को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को या अंतःप्रद्रवी जालिका को? किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच, वसाओं और उत्तकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिकांगों के बीच। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच, वसाओं और उत्तकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिकांगों के बीच। तो साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ पाया जाता है? जो कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। साइटोप्लाज्म कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। स्यूडोपोडिया वाली संरचनाएं डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति होती है। किसकी आकृति होता है? ठीक है। स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली रचनाएं हैं। अमीबा का, पैरामीशियम का, हाइड्रा का या केचुआ का? क्या है क्वेश्चन? स्पूडोपोडिया डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा जो है, स्पूडोपीडिया जो है अमीबा वाली संरचनाएं हैं जो डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अमीबा। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका? कोशिका का वह बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली।
कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है? इटियोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म, सेरोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। उस वर्णक का नाम बताना है जिसकी वजह से पौधे क्या होता है? पौधे का रंग हरा होता है। कैरो कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल, थियामीन, एक्टिन। तो उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही। क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जिसकी वजह से पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, तो उस वर्णक का नाम क्या है जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। उस वर्णक का नाम क्या है जिसकी वजह से जिसकी वजह से पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है? क्लोरोफिल। किसी जीव में केंद्रीय केंद्रकीय केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? उत्तक, कोशिकांग, क्रोमोसोम, जीनोम। किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? उत्तक, कोशिकांग, क्रोमोसोम, जीनोम। क्या हो जाएगा? जीनोम। किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? जीनोम। किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को जीनोम कहा जाता है। किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को जीनोम कहा जाता है। वायवीय श्वसन कब होता है? कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान। वायवीय श्वसन कब होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान। वायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान। वायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? गोल्जी कॉय, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस या साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये कथन क्या है आपका, असत्य है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ये कथन क्या है आपका, असत्य है। तो सत्य क्या है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, सही है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुखाम, निमोनिया, हैजा, तपेदिक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुखाम, निमोनिया, हैजा, तपेदिक। तो कौन सा बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो हैजा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? हैजा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? हैजा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? हैजा। पानी की नमी को नमी पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, साइटोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? लाइसोसोम, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? फुफ्युसीय, उल्ब, कोशिका द्रव्य, कर्णीय। कर्णीय। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांगों को क्लांत भी करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी अपरटस। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांगों को क्लांत भी करता है? क्या हो जाएगा? लाइसोसोम।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांगों को क्लांत भी करता है? लाइसोसोम। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी अपरटस, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? गोल्जी अपरटस। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गोल्जी अपरटस। इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? शलाका कोशिकाएं, आइरिस, ऑप्टिक डिस्क, शंकु कोशिकाएं। इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? शंकु कोशिकाएं। इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? शंकु कोशिकाएं। इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? शंकु कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? डब्ल्यूबीसी, युग्मक, आरबीसी, लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? युग्मक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? युग्मक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? युग्मक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? युग्मक। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? लिवर्टर, लिवर लिवरवर्ट, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? लिवरवर्ट, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? विषाणु केवल मृत पशुओं पर ही तेजी से प्रजनन करता है। विषाणुओं को विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं। विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विषाणु की विशेषता है? तो सही विषाणु की विशेषता क्या हो जाएगा? विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ठीक है, विषाणु क्या होता है? केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। विषाणु के विशेषता क्या है? कि विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? छोटी आंत, बाल, बड़ी आंत या नाखून? सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो क्या हो जाएगा? बाल। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? बाल। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? बाल।